नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नए कानून नया अध्याय। 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन 1 जुलाई से 3 नए कानून जो हैं वो कहीं न कहीं लागू कर दिए जाएंगे और इनके लागू होने के बाद ये संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा और इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। 3 नए कानूनों में EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं और इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा। नए कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। NIC ने ई-साक्ष्य ऐप बनाया है जिससे घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा सकेगी और उसे डिजी लॉकर में सुरक्षित किया जा सकता है। इससे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं होगी। अब 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानून में क्या क्या है और इसमें क्या बदलाव होंगे और कैसे होंगे, इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इसमें तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल दिए जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान भी है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे विषय भी जोड़े गए हैं। इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा। नए कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। NIC ने ई-साक्ष्य ऐप बनाया है जिससे घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी की जा सकेगी और उसे डिजी लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में किसी भी तरह की तकनीकी बाधा नहीं होगी। इसके अलावा पीड़ित को 90 दिन के भीतर मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार भी होगा। कानूनों में प्रभावी होने के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल दिया जाएगा, जिसमें देशद्रोह की धारा 124 को बदलकर धारा 152 किया जाएगा। गैर कानूनी सभा की धारा 144 को बदलकर धारा 189 किया जाएगा। हत्या की धारा 302 को बदलकर धारा 101 किया जाएगा। हत्या के प्रयास की धारा 307 को बदलकर धारा 109 किया जाएगा। दुष्कर्म की धारा 376 को बदलकर धारा 63 किया जाएगा। मानहानि की धारा 399 को बदलकर धारा 356 किया जाएगा। वहीं ठगी की धारा 340 को बदलकर धारा 316 किया जाएगा।
आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। चलिए, तो नए कानून है, नया अध्याय है, कुछ प्रतिक्रिया भी इसको लेकर आई हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। हाँ, सरकार ने और शासन ने ये कर दिया है तो इसका थोड़ा लाभ भी है, और जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है तो अधिवक्ताओं को थोड़ा फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और पुनः सारी धाराओं को फिर से याद करना पड़ेगा। जो सबसे पहले नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ये होगा कि वो अभी से इस चीज़ों का फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आसान रहेगा उनके लिए। अधिवक्ता समाज के लिए फायदे का अधिवक्ता तो हमेशा मेहनत करता रहा है, चाहे जितना जो कुछ कर दिया जाए वो हमेशा मेहनत का ही काम किया है। तो जैसे कुछ धाराएं ऐसी थी जो बहुत पुरानी हो गई थी, जिनका कुछ मतलब नहीं रह गया था, तो सरकार ने कुछ ऐसी धाराओं को खत्म करने का, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके रोल काफ़ी अच्छा था, उनको बढ़ाने का काम किया है। उसमें कई सब्स्टिट्यूशन का काम किया है। जैसे धारा 302 है तो इसको सरकार ने चेंज करके 101(2) कर दिया है। 307 है तो 101(9) कर दिया है। तो ऐसे ही करके सरकार ने कई धाराओं को चेंज कर दिया है। कल अधिसूचना के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा अधिनियम लागू हो रहा है, उसके साथ में एविडेंस साक्ष्य अधिनियम भी है। तो अभी जैसा कि कई संगठनों ने मांग किया था कि कुछ जल्दबाजी हो रही है एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, अभी थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि नए जो कानून है ये बिल्कुल हाईटेक कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस पे जो है नए टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। यहाँ तक कि सम्मन वगैरह भी अब व्हाट्सएप से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों के पास जाएंगे। तो निश्चित रूप से अभी तो भ्रम फैलेगा ही। जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको दोनों एक्ट पढ़ने पड़ेंगे इस समय, और दोनों एक्ट में मुकदमे भी अभी बराबर निरंतर चलेंगे, क्योंकि आज तक जो मुकदमे पंजीकृत हैं पुराने में वो तो चलेंगे ही। अब कल से जो नए मुकदमे पंजीकृत होंगे वो भी चलेंगे। तो अधिवक्ताओं को तो दोनों एक्ट पढ़ने ही हैं। हाँ, कुछ थोड़ा सा और समय देना चाहिए था जिससे आदमी का माइंड प्रिपेयर हो जाए। कल 1 जुलाई से पूरे भारत में 3 कानून लागू होने जा रहे हैं। ये भारत के अपने कानून होंगे, क्योंकि अब से पहले हम अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हम पढ़ते थे। तो वहीं अब हम इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, और सीआरपीसी की जगह अब हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, अब इंडियन एविडेंस एक्ट की बजाय अब हम इसको जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों कानून न केवल नाम से बदले हैं, बल्कि इनके अंदर की सभी सेक्शंस भी बदल दी गई हैं। वहीं आईपीसी में जहां 511 सेक्शन होती थी, वहीं अब 356 सेक्शन हो गई हैं। तो इस तरह से कानून में बदलाव। देखिए, नया कानून है, नया अध्याय है, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी धाराओं में भी बदलाव किया गया है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से यानी कि कल से इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से लागू भी हो जाएगा। अब इसमें आगे और क्या क्या खास है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको सबसे पहले बताते हैं कि सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी की जगह 484 धाराओं को बदला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं भी जोड़ी हैं, और इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में
24 प्रावधान बदले हैं। थाने में आधे घंटे में सुननी होगी शिकायत। तो कई धाराएं हैं जिनमें बदलाव किया गया है। कानून इंप्लीमेंट करा दिया जाएगा, लागू हो जाएगा 1 जुलाई से। कितना बदलेगा, कितना खास है और किस तरह से अब न्याय की दृष्टि से ये जो बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आजादी के वक्त से हम तमाम चीजों को जो पढ़ते, सुनते, समझते आए हैं, जिन धाराओं के बारे में समझते आए हैं, मुझे लगता है कई सारी धाराओं में बदलाव किया गया। तो उस तरह से यदि हम देखें तो कितना बदलाव है। आज के समय की यदि बात करें तो कितना इंप्लीमेंट होगा और कितना ज्यादा एक न्याय की दृष्टि से आम लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक ग्रोथ होती दिखेगी। जो क्राइम रिकॉर्ड्स हैं उन सारी चीजों में काफी ज्यादा हम बदलाव देखेंगे। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। बलराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट दिल्ली से अधिवक्ता हैं हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड एसीपी सुरेंद्र कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बलराज जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही मेरी क्लियर? हाँ, आप लोगों को आपकी आवाज आ रही है। बलराज जी, मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण ये विषय है और कहते हैं नए कानून नया अध्याय। कितना बदलेगा, कितना बदलाव देख पाएंगे, और जिस तरह से धाराओं में भी बदलाव किया गया है तो एक्चुअल में जो चीजें उसके अंदर हैं, क्या उसमें भी बहुत सारी बदलाव हैं, या न्याय की दृष्टि से ये कितना अच्छा एक कह सकते हैं कि इसको लागू करने की बात हो रही है तो कितनी बड़ी एक अचीवमेंट की तरह देखें, क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी बदलाव देश के लिए बदलते हुए समय के लिए जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये जो कानून बदले गए हैं, नए नाम से लाए गए हैं, और ये बात बना के कि पुराने समय में अंग्रेजों के समय के कानून हैं पुराने, इसलिए कानून बदल दिए जाएं, और बहुत सारा कट एंड पेस्ट, बहुत सारी वही बातें हैं, घुमा फिरा के उनका नंबर चेंज किया है। और नंबरिंग चेंज करने से इसी तरह से जैसे हाईवेज का नंबर बदल दिया जाए, घरों के नंबर बदल दिए जाएं, उससे कंफ्यूजन होता है, बल्कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इससे लाखों करोड़ों आवर्स, घंटे समय की बर्बादी होगी, देश के वकीलों की, नए एडवोकेट्स की, स्टूडेंट्स की, प्रोफेसर्स की, और इवन क्लाइंट्स की। इस देश के बार बार एक कानून अगर कहें कि पुरानी चीजें, अंग्रेजों के समय की चीजें मिटानी है, ये तो बुक के रूप में थी, अगर मिटानी है तो पूरे लुटियन जोन को मिटा दो, जहाँ राजशाही की तरह से आप बड़े बड़े कई कई एकड़ के बंगलों में रह रहे हैं। ये इतना एक घर में रहने के लिए इस देश के किसी नागरिक की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग उसको राष्ट्रपति भवन को भी ढा दो और उसको एक फ्लैट दे दो राष्ट्रपति को, जितना उनको रहने की उनके ऑफिस की जरूरत है उतना दे दो। कि क्या चीज करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्लियर नहीं है। 140 करोड़ लोग, पता नहीं क्या क्या चीजें, अब पूरी इंग्लिश को बदल दो, इंग्लिश पूरी तरह से बाहर के देशों की लैंग्वेज है, अंग्रेजों की लैंग्वेज है, इसको बिल्कुल खत्म करके दिखाइए। जो लोग कानून बनाने वाले लोग हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अंग्रेजी के स्कूल और दूसरे देशों में पढ़ने वाले उन्हीं के बच्चे हैं। ये कानून जो बनाए गए हैं, सबसे पहले तो ये कानून इंडिया, ये पूरे भारत के कानून नहीं है, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट नहीं किया। जो रिप्रेजेंट करने वाले थे पार्लियामेंटेरियन, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया। और सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुकी है ऑर्डर्स में, जजमेंट्स में, कि जो कानून जल्दबाजी में और बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के आप इस तरह पास करते हैं, हमारा यहाँ बहुत घंटे बर्बाद होते हैं और देश कंफ्यूज होता है। हमें हर छोटी बड़ी बात को भी क्लैरिफाई करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है, और बहुत सारी अब तो केसेस भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और देश के वकील इस बात को स्ट्राइक करने के लिए भी बात कर रहे हैं, वापस कानून लेने के लिए पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कहाँ था? वहां तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी, वी तो गायब था पार्लियामेंट से। चोरी चकारी से पास किए गए लॉ, दीज लॉज आर बैड। और नाम चेंज करके के हिंदी का नाम रखने से भारतीयकरण हो जाएगा, that is a nonsense on the part of all those parliamentarians who were present in the parliament at that time for raising hands for passing these bills, and then thereafter they misuse the post and the office of the president of this country.
4 लोग इसमें सबसे ज्यादा रोल दिन में अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर जो पटाखत लेखक, डायरेक्टर सब कुछ हैं, और दूसरे एग्जीक्यूट करने वाले उनके थानेदार अमित शाह, और 2 लोगों ने इसमें बिल्कुल अनपार्लियामेंटेरियन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो साथ दिया, उसमें स्पीकर, इस देश की पार्लियामेंट का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति, इन 2 लोगों ने तो अपनी पोस्ट के बदले में वो उनका कर्जा चुकाने के चक्कर में वो देश के संविधान को भूल गए, और इस देश की सभ्यता, संस्कृति और पंचायती सिस्टम हमारा जो होता है, जिसमें लोगों को बुला के बिठाया जाता, भगाया नहीं जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, ये नॉनसेंस जो पॉलिटिक्स के नाम पे हो रही है। पॉलिटिक्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कानून को कुछ संख्या के आधार पर पास करने की बात करता है, मगर उससे ज्यादा मैंडेटरी है सबका हिस्सेदारी, उसमें भागीदारी, डिबेट, डिस्कशन, उससे इस देश के लोगों के लिए अच्छा कानून बन पाता। और ये कानून ये लागू करने की कोशिश करेंगे, और ये कानून दरअसल उसी मानसिकता की झलक है इसके अंदर, उसके लिए कानून बना। जैसे अंग्रेजों ने अपना शासन बरकरार रखने के लिए कानून बनाए थे और कुछ चीजें उसमें डाली थी, ताकि इस देश के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह फॉलोअर बना के शासन कैसे किया जा सके, यही मानसिकता इस वक्त सरकार में बैठे उन लोगों के जिनके दौरान ये कानून पास हुए हैं। और इसलिए टेररिस्ट टाइप के और देशद्रोही टाइप के जो कानून आम जनता पहले डरी हुई है। हमारा राइट टू एक्सप्रेशन का इंडेक्स कितना कम हुआ देश में, कानून वो बनाने चाहिए। तो आज जो देश की समस्या है, देश की समस्या क्या है कि कैसे झूठे वादे किए जाते हैं इलेक्शन पे, उस पर कोई लॉ नहीं है, कैसे एमएलए एमपी खरीदे जाते हैं, कैसे एक दूसरे की पार्टियां छीनी जाती हैं, उस पर कोई लॉ नहीं है, और स्पीकर या पार्लियामेंट। बलराज जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? ठीक है, प्लीज बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया आनी है, वापस आती हूँ आपके पास। हेमंत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हेमंत जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी इस 3 नए कानून में कहा जा रहा है, एक नए अध्याय की तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। लागू तो होना ही है, सब कुछ हो चुका है, क्योंकि इसमें अब यहाँ पर उसको रोकने का या होल्ड करने जैसी कोई बात है नहीं। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ कि 20 नए अपराध शामिल करेंगे, 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई है, 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया है, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान, और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो धाराएं हैं जो शुरू से पढ़ते सुनते देखते आए हैं, उनके नंबर्स चेंज हुए हैं, उन्हें चेंज किया है। तो क्या, जैसे अभी बलराज जी कह रहे थे कि सिर्फ नंबर चेंज कर देने से क्या सारी चीजें बदल जाएंगी? देखिए, कहते हैं कोई बदलाव होता है अच्छा होता है, बदलाव बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन आप स्थितियां वही हैं, चीजों को आपने वैसे ही रखा है, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव करके धाराओं को बदल देने का फैक्टर जो है यहाँ पे, उससे कितना एक प्रभाव पड़ेगा? मतलब किस तरह से इसको एक्सेप्ट करें नए कानून को? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को आज देश के सामने उठाया है। और कानूनों में परिवर्तन जो है वो देश के हिसाब से, समय के हिसाब से और देश काल परिस्थितियों के हिसाब से समय में परिवर्तन होना चाहिए, कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। मैं मेरे बड़े भाई साहब बलराज जी की बातों से पार्शियली सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिस समय ये कानून लागू किए गए थे उस समय औपनिवेशिक काल था ब्रिटिश सरकार का। अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, तो इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर पारित किया गया था, जिसको लगभग 164 वर्ष हो गए हैं, और आज हमारा देश जो है वो 2024 में खड़ा है। तो अगर हमको आज चाहिए कि इस कानून के अंदर कुछ परिवर्तन किए जा सके, तो वो परिवर्तन किए जाने चाहिए। सपोज उस टाइम पे जो कानून लागू किए गए थे वो कोडिफाइड नहीं किए गए थे, और उस समय वो जुर्म थे भी नहीं। अगर मैं बात करूं कि ट्रांसजेंडर की, तो 1860 के अंदर ट्रांसजेंडर जैसी कोई चीज थी नहीं। अगर मैं बात करूं हिट एंड रन की, तो हिट एंड रन जैसी चीज 1860 के अंदर थी नहीं। पोर्नोग्राफी जैसे शब्द जो थे वो 1860 के अंदर या 1973 के अंदर थे ही नहीं। ये चीजें अब अस्तित्व में आई है, और इन्हीं चीजों को अस्तित्व में देखते हुए अब जिस हिसाब से परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन ठीक है, परंतु बहुत से परिवर्तन ऐसे हैं जिनको कट एंड कॉपी पेस्ट वाली सिचुएशन पे ही रख दिया गया है। तो मेरा इस मानना है कि उसके लिए प्रॉपर जो विधि वेताओं थे, जो कानून के जानकार थे, जुडिशरी सिस्टम था, या इस तरीके के जो कानून को फॉलो अप करने वाले एडवोकेट्स थे, उनकी एक प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए थी, एक समिति बननी चाहिए थी, और उस प्रॉपर समिति की चर्चा के बाद में इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए था। अभी अगर हम बात करें तो उस समय यदि आज विदेश में कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और देश छोड़कर भाग जाता है या दूसरे देश में चला जाता है, तो हमारे पास में अकार्डेशन या प्रत्यर्पण से संबंधित ही कानून है। इसके अलावा हमारे पास में कोई कानून कोडिफाइड ही नहीं था।
परंतु अब जो हमारा ये बीएनएस सिस्टम है या बीएनएसएस सिस्टम है, इसके अंदर इस तरीके के व्यक्ति जो भारत देश के अंदर अपराध करते हैं और भारत देश में अपराध करके भारत देश को छोड़कर भारत देश की सीमाओं से परे चले जाते हैं, किसी दूसरे देश की जाके शरण ले लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपराधी माना जाएगा और उसको कोर्ट में जस्टिफाइड किया गया है। तो इस तरीके की जो परिवर्तन है वो परिवर्तनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कोई भी कानून जो लागू होता है देश के अंतर्गत वो देश के लोगों के लिए लागू होता है। यहाँ पर अपराध प्रावधानों का समेकन किया गया है, उनका प्रासंगिकरण किया गया है, उनका संशोधन किया गया है और पुराने कानूनों के साथ में उनका प्रतिस्थापन किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से कुल मिलाकर ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि न्यायालय के अंदर अब जो अधिवक्ताओं की भाषाएं थी वो भाषाओं में कल से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हम चूंकि अमूमन भाषा के अंदर यदि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती थी या पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करती थी तो हम स्टेटस कॉल रिपोर्ट की जगह बोलते थे कि 156(3) दर्ज करवा देनी चाहिए। यानी हम सेक्शन से भाषाओं को इंगित करते थे कोर्ट्स के अंदर। तो वो भाषाओं के अंदर क्योंकि अब सेक्शंस में परिवर्तन हो गया तो उन भाषाओं में अधिवक्ताओं की भाषाओं में जो आपस में परिवर्तन होगा, बोलना चलना होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसके अंदर कल से बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ जी सुरेंद्र जी, क्योंकि मुझे लगता है आप ने तो बहुत नजदीक से मैं कुछ बोल नहीं सकती आपको, मतलब आपके पास तो शायद उन धाराओं को ब्रीफ करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। मैं आपसे सिर्फ धाराओं पे बात करना चाहती हूँ और इसलिए भी कि मान लीजिए देशद्रोह के लिए धारा 124 थी या गैर कानूनी सभा के लिए 144 है या हत्या के लिए 302 है या हत्या के प्रयास की 307 है। इन धाराओं में भारतीय न्याय संहिता में जो नंबर्स चेंज हुए हैं, तो क्या जो चीजें थी लगभग जो मैंने पढ़ा कि बड़ा बदलाव क्या होगा इन धाराओं के आने के बाद या इन कानूनों में, लगभग वही चीजें हैं। थोड़ा सा कुछ चीजों में चेंजेस हुआ है, बाकी सब वही चीजें हैं। लेकिन धाराओं के नंबर्स बदल देने से क्या कोई बहुत फर्क पड़ेगा या आपको लगता है कोई और चीजों को जोड़ा जाएगा उसमें, इसलिए इन चीजों को चेंज किया गया? क्योंकि आम व्यक्ति जो है वो नहीं समझ पाएगा। उनके लिए हत्या होती है तो वो नहीं समझ पाएंगे कि जो हत्या पहले 302 थी वो अब 101 क्यों। राखी जी, आपका मुझे इनवाइट करने के लिए पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहा आपके सवाल का जवाब। इनको सेक्शंस को चेंज करने से कोई नहीं फर्क पड़ता। इसका जो पहले किसी भी ऑफेंस का जो डेफिनेशन थी, इंग्रेडिएंट्स थे, वो सेम है। इंग्रेडिएंट्स ऑफेंसेस का कोई चेंज नहीं किया गया है इसमें। हाँ, कुछ ऊपर प्रायोरिटी के बेस पे अब जाकर थोड़ा स्टार्टिंग में उनका जो सीरियल नंबर है चेंज कर दिया गया है। ये जो एक्ट बनाने वाले जो अपने पार्लियामेंट से हैं, उन्होंने सोचा होगा ये प्रॉपर है तो उन्होंने चेंज कर दिया। अदरवाइज 302 को 302 भी रहने देते। अच्छा, सीरियल नंबर तो चेंज होना ही था क्योंकि कुछ है ना इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, तो चेंजेस तो सेक्शन चेंज, सीरियल नंबर चेंज करने से कोई ऑफेंस पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये है ना आईपीसी के ऑफेंसेस हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने रिटेन करे, जो नेसेसरी थे उनको इन्होंने हटा दिया है। अच्छा, मेन जो न्याय जो होता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें टाइम लिमिट पुलिस के लिए भी इन्होंने कर दी है। पहले टाइम लिमिट नहीं थी। पहले टाइम लिमिट तभी थी जब अक्यूज कोई जुडिशियल कस्टडी में होता था। सपोज 7 इयर्स के है तो वो 60 डेज में चालान सबमिट करना होता था। 7 इयर्स से ज्यादा है तो पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, तो उसको है ना 90 डेज में पुलिस को कोर्ट में भेजना होता था। इफ सपोज कहीं बेल हो जाती है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, सालों तक वो पुलिस के पास पड़ा हुआ है। 1 साल पड़ा हुआ है, 4 साल पड़ा हुआ है, 5 साल पड़ा हुआ है। मैंने देखा है, अपने दिल्ली पुलिस में भी देखा है, इवन सीबीआई, ईडी भी, ये है ना 5-10 साल तक चीटिंग का केस इन्वेस्टिगेट करे जा रहे हैं। कोई सेंस तो ना इस तरह का, आपको ऑफेंस हुआ है, आपको इन्वेस्टिगेट करो। एक आदमी से, एक ऑफिसर से नहीं हो रहा, टीम बना दो, जॉइंटली काम कर लेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन है ना विद इन टाइम लिमिट में चली जानी चाहिए कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। ये ऑल ओवर इंडिया का, ये हर एक स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल एजेंसी सब जगह है। तो एक तो पुलिस पे ये टाइम लिमिट इन्वेस्टिगेशन की कर दी है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इसके भी
के लिए भी इन्होंने टाइम लिमिट दिया है कि आप है ना डिसाइड करिए इस केस को। तो ये एक कहावत है, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। तो इस जो चेंजेस जो किए हैं ये इस कहावत को थोड़ा सा ठीक करेंगे, ये इस तरह से डिले ना होने से देगा। और अल्टीमेटली पब्लिक सफर करती है इसमें, ठीक है। victim सफर करती है। अच्छा, एक सेकंड और, इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने और बड़ी अच्छी चीजें जोड़ी हैं। एक तो फॉरेंसिक एविडेंस, इनका वीडियोग्राफी फीचर्स वगैरह, उसकी वीडियोग्राफी होगी। एक 0 FIR का इन्होंने करा है। हाँ। कहीं भी आप जनरली पुलिस का क्या है, जाते हैं ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, दूसरे थाने में जाइए, दूसरे स्टेट में जाइए। लेकिन सुरेंद्र जी, ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि FIR वाली जो बात है कि मतलब पहले लोग परेशान बहुत होते थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। वो FIR होगी, उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया गया है कि वो उसके जहां से वो है उस थाने में उसको फॉरवर्ड करने के लिए इतने दिन में आप भेजिए, ताकि वो प्रोसेस पूरा अच्छे से हो। लेकिन एक फैक्टर और है, ये हो तो गया है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी जो पुलिस प्रशासन है, मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, पर बहुत सारी जगह से ना दिन भर बहुत सारे इनपुट आते हैं। और अभी हाल ही में कुछ एक ऐसा घटनाक्रम मेरे ही किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ में हुआ। वहां पर ये होता है कि यदि कोई FIR के लिए गया, अभी ये मुश्किल से 4 दिन पुराना घटनाक्रम मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मामला आया, तो FIR के लिए जब गए हैं वहां पे, तो वहां पे उनको भगा दिया गया कि नहीं, हम अभी FIR नहीं कर सकते हैं, इसमें हम बाद में करेंगे। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि कोई पीड़ित यदि आ रहा है, अपने बच्चे के लिए आ रहा है, किसी भी बात के लिए आ रहा है, तो आप कम से कम समझिए। तो बाद में जो भी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इसे भी तो इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। आपको लगता है सिर्फ कह देने से चीजें हो जाएंगी? में ना EFIR का भी इन्होंने करा है कुछ, तो EFIR में आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इन्होंने छोटे मोटे ऑफेंसेस में दिल्ली पुलिस में मैंने देखा है कि वो कर देते हैं, जैसे चोरी की है, मिसिंग की है, और वो क्या है, ऑटोमोबाइल थेफ्ट वगैरह हो गया, किसी भी तरह की चोरी है तो इन्होंने करा है। लेकिन अब हर एक के लिए कर दिया है, EFIR हो जाएगी और पुलिस का हेडेक है वो अपना उस आदमी को कांटेक्ट करे। एक प्राइमरी इसकी इंफॉर्मेशन लॉज हो जाएगी एज गुड एज FIR। इसमें प्रोविजन है कि वो 3 दिन के अंदर जाकर के वो साइन करेगा जो इन्फॉर्मेट हो। तो चलो जो भी है, मतलब सिस्टम इन्होंने सुधारने की कोशिश करी है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे अभी वकील साहब ने कहा है, मंत्री ने कहा 156 इतनी ज्यादा है हर एक कोर्ट में अननेसेसरी का कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है। वो 156 में मजिस्ट्रेट क्यों, अपना जज साहब क्यों इसको 156 पे दिमाग लगाएं कि भाई आप रजिस्टर करिए, कोई 156 की जरूरत ही नहीं है। तो अब सीधे FIR होगी, चाहे वो झूठी है सच्ची है, झूठी है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो क्यों नहीं केस रजिस्टर। बिल्कुल सुरेंद्र जी, वापस आती हूँ। शुभेंदु जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही। शुभेंदु जी, देखिए, कोई अच्छा काम होता है, आता है, बिल आते हैं, कानून आते हैं, एक नए अध्याय की बात हो रही है, शुरुआत में ही कह दिया गया कोई बदलाव होता है, बदलाव की जरूरत है, अच्छी बात है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बात आती थी, जैसे अभी हेमंत जी कह रहे थे कि एक प्रॉपर टीम होती है, एक समिति होती है, वो प्रॉपर चीजों को एक डिस्कशन होता है, कम से कम क्राइम से रिलेटेड कुछ यदि हो रहा है और उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो वो पॉइंट्स जब क्लियर होते हैं कि किस में कितना बदलाव हो सकता है, किस तरह के फैक्टर्स को डाला जाएगा, किस तरह की धाराओं को किया जाएगा, तो मुझे लगता है एक वो बहुत अच्छा कहते सभी के लिए एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट होता। लेकिन यहाँ पे ठीक है, कानून है, कोई आज ही बन के और आज ही तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, पहले की ये चीजें थी, 1 जुलाई से लागू हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात निकल कर जो सामने आई कि जो नंबर्स को चेंज किया गया है, वो नंबर्स तो वैसे भी होते तो कोई ऐसी गलत वो नहीं थी, फिर किस इंटेंशन से इन चीजों में बदलाव किया। लगभग यदि देखा जाए जो मामले हैं, हत्या का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, इन सारी चीजों के लिए पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें आई थी, तो उसको इंप्लीमेंट कितना करा पाएंगे। कुछ चीजों में सजा का प्रावधान बढ़ा है, कुछ में आप न्याय की दृष्टि से देखेंगे। मैं जितना समझ पा रही हूं, क्योंकि कहते हैं ना भारतीय दंड संहिता होती थी, अब वो न्याय संहिता, तो न्याय पे ज्यादा फोकस है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो रहे हैं अभी भी। देखिए, बलराज जी को तो मेरे को लगता है कि उनको कुछ निगेटिव उनके माइंड में है,
सब निगेटिव समझ में आया उनको। हो सकता है हमारे विपक्ष की पार्टी में हो या मानसिक रूप से हमसे दुखी हो। नहीं शुभेंदु जी, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो विपक्ष से नहीं है। उनके जो सेंटेंसेस थे, कोई भी नेचुरल आदमी, कोई भी न्यूट्रल आदमी समझ सकता है कि वो पार्टी का विरोध कर रहे थे। हेमंत जी को मैं बताना चाहता हूँ, 400 लोगों की टीम थी, 1.5 साल उन्होंने इस पे काम किया। उसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशन थे उसको बनाने में 40 लोगों की टीम ने उसको बनाया और फिर ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है। मैं ये नहीं कहता सब सही होगा, कुछ गलत भी होगा, उसको ठीक कर लेंगे, पर एक अच्छी शुरुआत है। हमने दंड का प्रावधान रखा था, हमारे को जो गलत आदमी था उसको दंड तो दे दिया, पर जिसको न्याय मिलना था उसको न्याय नहीं मिला। देने से किसी दूसरे आदमी को न्याय मिल जाता है, ये भी सही नहीं है। तो ये जो एक सब्जेक्ट, हम इसको कहें कि कानून एक सब्जेक्टिव तरीके से देखें कि बेसिकली जिसने कंप्लेंट की है उसको न्याय मिला कि नहीं मिला, वो चाहता था क्या ये, और उसका सरलीकरण किया गया है। और आने वाले 5 साल में बहुत सारे और कानून जो एक्टिव नहीं है, जिनका कोई आज यूसेज नहीं है, उनको भी हटाना चाहिए। और उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, वो अपने ऑब्जर्वेशन दिसंबर तक देगी कि ऐसे कौन से कानून हैं जो पिछले 25-50 सालों में यूज ही नहीं हुए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ सरलीकरण किया गया है, कुछ अच्छा किया जाने की कोशिश की गई है। हमारे वरिष्ठ लोग जो बैठे हुए हैं वो कानून को हमसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। हम प्रवक्ता हैं, वो अधिवक्ता हैं। मैं जवाब दे सकता हूं, वो अधिकार के साथ जवाब दे सकते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रवक्ता से ज्यादा अधिक हैं, तो अधिवक्ता हैं, मैं खाली वक्ता हूं। तो वो बता सकते हैं कि इसके अंदर ये और ठीक होता, तो सजेशन दीजिए। मैं खाली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये कह के कि जो हमने बना दिया वो सब ठीक होगा, हमारा कानून सबसे अच्छा है, हमने कोई गलती कभी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोलना चाहता। ठीक है, तो ये कहना चाहता हूं कि कुछ बनाने की कोशिश की गई अच्छी, कुछ कमियां हैं आप और बताइए, उसको और ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए। आप लोग अधिवक्ता हो, किस तरीके से लोगों को जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसको न्याय मिल सके, उस प्रोसेस के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। शुभेंदु जी, ठीक है, वापस आती हूँ। प्रबल जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। प्रबल जी, 3 नए कानून नए अध्याय की तरह सामने आ गए, कल से लागू हो जाना है। अब कुछ ऐसे बदलाव वाली बात तो है नहीं, अब ये तो जो प्रेजेंट किया जा रहा है, जो लागू किया जा रहा है, वो बदलाव की दृष्टि से किया जा रहा है। सारे अहम सवाल मैंने अभी जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी पूछे हैं। विपक्ष में होने के नाते या कांग्रेस किस तरह से इसको लेती है? देखिए, ये कानून जो है, ये 3 काले कानून, जैसे किसानों के लिए 3 कृषि कानून, काले कानून लाए थे नरेंद्र मोदी ने, आपाधापी में लाए थे, और उसको तभी लाए थे जब लॉकडाउन लगा था। उसी समय इसको भी शुरुआत इसकी भी कर दी, बिना चर्चा के, बिना परिचर्चा के कानून लाए। पर ये कब कानून बना, तब ये बिल पेश किया गया जब 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया था ओम बिरला ने, जो स्पीकर है इस समय, जो तानाशाह है। और कल से भारत के अंदर पुलिस का राज शुरू हो जाएगा, कल से तानाशाही लागू हो जाएगी देश के अंदर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता दे रहा हूँ। इस कानून के अंतर्गत आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसेंट, जो आप विरोध करते हैं, आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको हंगर स्ट्राइक नहीं करने दिया जाएगा, उसको सुसाइड मानकर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी बातों को नहीं माना जाएगा। अगर आपने कहीं आप इकट्ठा हुए हैं इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो उसी जगह को जेल में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर राखी वर्मा आपका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर उनकी बात बुरी लगी और पुलिस ने कंप्लेंट लिखा, तो राखी वर्मा को स्वदेश टीवी के अपने न्यूज रूम में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसी को जेल मान लिया जाएगा। एक प्रावधान ये। दूसरा, अगर राखी वर्मा के साथ छेड़छाड़ हो जाए, किसी पुरुष ने छेड़छाड़ कर सर, सारे एग्जाम्पल इधर ही क्यों आ रहे हैं? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं पैनल में एग्जाम्पल के लिए। नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, बोलिए।
मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है सर, नहीं नहीं, अदरवाइज नहीं ले रही हूँ मैं क्या दूसरा एग्जांपल भी राखी वर्मा पे आया, इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। आप कंटिन्यू बोलिए। ठीक है, आप राखी सावंत ले लीजिए, चलिए इसको कुछ और नाम ले लीजिए, चलिए। आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का नाम ले रहा हूँ। किसी ने छेड़खानी कर दी, ठीक नहीं है, राखी सावंत भी ठीक नहीं है, कोई और नाम ले लीजिए। सर हम नाम पे फोकस ना करें, मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया था यहाँ पे। हम किसी भी शख्स के साथ, कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष XYZ कोई भी हो, ठीक है। महिला के ऊपर किसी के साथ छेड़खानी हो जाए, किसी सहकर्मी ने छेड़खानी कर दी या कुछ भी कर दिया, तो कम्युनिटी जुर्म के आधार पर उसको जो है एक ऐसे लिख देगा या 100 महिलाओं से वो राखी बनवा लेगा, तो उसका जुर्म खत्म हो जाएगा। जैसे अभी एक एग्जाम्पल आया था कि अभी किसी नाबालिग ने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो उसको ऐसे लिखने की वो दे दिया कि तुम इससे लिख दोगे तो तुम छूट जाओगे। उसी तरह किसी एक पुरुष ने बलात्कार कर दिया महिला का, तो उससे उसको जुर्म की सजा दी गई कि 200 महिलाओं से तुम राखी बनवा लो तो तुम्हारा जुर्म समाप्त हो जाएगा। ये कानून जो है ये बहुत ही बड़ा खतरनाक कानून है। पुलिस को एक्सट्रीम पावर दे दी गई है। 15 दिन तो आपको कस्टडी, पुलिसिया कस्टडी मिल जाएगी और 40 दिन और एक्स्ट्रा, यानी कम से कम 59-60 दिन तक का रिमांड, पुलिस का रिमांड रहेगा और उसकी जमानत नहीं हुई। जैसे ईडी के केस में क्या हुआ था कि ईडी हुआ था कि टेररिस्टों को रोकेंगे, तमाम माफियाओं को रोकेंगे, लेकिन हुआ क्या, ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियों के विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया गया और ईडी के केस लगाकर अभी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया गया, उसके पहले संजय राउत को गिरफ्तार कराया गया, उसके पहले अनिल देशमुख को गिरफ्तार कराया गया, उसके बाद डेढ़ साल बाद उन सबको रिहा कर दे रहे हैं, 6 महीने बाद रिहा कर दे रहे हैं। जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ईडी के उसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। इसी तरह इस भी केसों में पुलिस के पास इतना एक्सट्रीम पावर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को, प्रबल प्रताप शाही को, सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को अगर भाजपा से संबंधित नहीं है, अब अस्सी जी को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब अस्सी जी RSS और भारतीय जनता पार्टी से, उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी सब लोगों को कहीं से भी पुलिस उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और कहेगी हमें पुलिस कस्टडी जी, इनसे हमें हो लेना। और इसमें एक और चीज है, हंगर स्ट्राइक आप नहीं सकते, भूख हड़ताल आप नहीं कर सकते, वो कानूनी जुर्म माना लिया गया है। लेकिन आप शस्त्र लेकर पथ संचालन जो करता है, जैसे बजरंग दल है, RSS है और भी अन्य इनके समुदाय के लोग हैं, इनके अनुवासिक संगठन है, वो कर सकते हैं, उस पर साइलेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ यह कानून एक काला कानून है, यह दमनकारी कानून साबित होगा और इस कानून को वापस लेना होगा नरेंद्र मोदी को। जैसे काले कृषि कानून को नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा, वैसे ही इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और फिर से आपसी सहमति से उसके अंदर डिबेट डिस्कशन होगा, कुछ नया कानून आएगा, तब कोई चीज होगा। मैं ये नहीं कहता कई बदलाव जरूरी होते हैं, लेकिन बदलाव के नाम पर आप लोकतंत्र के गला घोटने जा रहे हो, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हो, वह इस कानून में प्रावधान है। और कल से इस देश के अंदर कुल भारत एक पुलिस स्टेट बन गया, यानी पुलिस राज्य बन जाएगा। कल से नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर तानाशाही लागू कर दी है, मेरी बात को मान लीजिए। कल से इस देश के अंदर तानाशाही 1 जुलाई 2024 देश के अंदर तानाशाही लागू। ठीक है शुभेंदु जी, मुझे लगता है थोड़ा सा क्योंकि ठीक है पक्ष विपक्ष हैं, ये बातें आनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा था इसमें सभी लोग आएंगे। देखिए धाराएं, हत्या तो हत्या होती है ना, वो देख के थोड़ी होगी कि बीजेपी से कहीं हो गई, कि कांग्रेस से हो गई, विपक्ष से हो गई, अधिवक्ता की हो गई या पत्रकार की हो गई, या हत्या होती है, दुष्कर्म होता है। जो भी चीजें आई हैं उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो सबके लिए वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, जो जिस बात पे फोकस किया गया है कि ठीक है आप लाए, तमाम चीजें हुई, लेकिन इसको इस वक्त पे लागू करा देना, और किससे डिस्कशन हुआ, किन लोगों के बीच सलाह मशवरा हुआ, तो उस तरह से जो चीजें आई ना, उस पर विपक्ष का सवाल सबसे बड़ा है। देखिए विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना। 70 सालों में जिस कानून से एक शादी का डिवोर्स 10 साल में पास होता है, लोग सिविल कोर्ट में जाते नहीं है क्योंकि 10 साल से 15 साल तक घूमते रहते हैं। कांग्रेस को ऐसा ही कानून चाहिए कि किसी को पकड़ा ना जा सके, और बड़े बेशर्मी के साथ बात करते हैं। आज जो कानून था, आप इतने अधिवक्ता लोग बैठे हैं, निर्भया केस में भी
कितना समय लगा, जब सब प्रूव होने के बावजूद कानून को ठीक करना नहीं चाहते, कोई भी कानून बनेगा उसका विरोध करना है। ये कांग्रेस की मानसिकता हो गई है। निर्भया का उस मानसिकता से कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया था। पूरा वर्मा आयोग बना था, उसने काम किया था, इसमें ऐसे नहीं हुआ था, एकाएक हो गया था। बात सुन लो, मेरी बात तो सुन। अब जांच कमेटियां बनती हैं, वो 10-10 साल अपनी रिपोर्ट देती हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। अभी कह रहे हैं कि एक आदमी ने रेप कर दिया, उसको कहा गया कि 200 लोगों से राखी बंधवा लो। ये कौन से कानून में लिखा है हमारे यहाँ पे? ये भारतीय जनता पार्टी में कहा बताया गया है? 2 अधिवक्ता बैठे हुए हैं, कानून को बेवकूफ बनाना ये आपका काम है। आरएसएस माइंडेड जज ने दिया है। अरे सुनिए, कोई माइंडेड नहीं होता, संघी जजों ने दिया। कानून आरएसएस का नहीं है, आपके दिमाग का काम है। अरे 2 अधिवक्ता बैठे हुए हैं, आप लोग देश के अंदर तानाशाही लागू करना चाह रहे हैं। हेमंत जी बैठे हुए हैं, सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं। कानून में ये है क्या कि के बाद 200 लोगों से राखी बंधवा दें? देखिए, मैंने तो ऐसा कोई कानून ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा है सर अब तक, और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बातें करने का औचित्य भी है। मुझे नहीं लगता कि इतने बुरे दिन भी हमारे भारत के या हमारे कानून के आए हैं कि कोई रेपिस्ट है और आप कह दो कि आप इस तरह से चीजों को कर लो तो सजा माफ हो जाएगी। मतलब ये मुझे थोड़ा सा बेतुका लगा। इसका कुछ और फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, पर ये मैं नहीं मानती हूँ, तो प्लीज उसको बहुत ज्यादा ना जाए। लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 1 मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट। शुभेंदु जी और प्रबल जी 1 मिनट रुकिएगा। सुरेंद्र जी, इसका जवाब मुझे लगता है आप बेहतर दे पाएंगे कि इस तरह की कोई चीजें मतलब मेरे संज्ञान में तो नहीं है सर। बहुत सच बताऊं, मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। और एक बात और, ये जो पूरे 3 कानून आए हैं, जो चेंजेस की बात हो रही है, आपके संज्ञान में, रेखा जी, आपके संज्ञान में सेंगोल भी नहीं था। पिछले डिबेट में आपने, प्रबल जी आप तो है ना सर बोलने के लिए मजबूर करते, फालतू की बातें ज्यादा करते हैं सर आप। अब आप इस टॉपिक पे सेंगोल लेकर आ गए, मतलब इकलौते आप सही हैं, बाकी लोग गलत हैं। और मेरा नाम रेखा नहीं, मेरा नाम राखी है। प्लीज, कुछ व्यक्तिगत परेशानी है क्या आपको? मैं सवाल सुरेंद्र जी से ले रही हूँ, आप उसको कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी की आरती उतारूं क्या बैठ के? अरे आरती मत उतारिए सर, आपकी मर्जी। आरती उतारना है उतारिए, मत उतारिए, आपकी मर्जी है। मैं सवाल सुरेंद्र जी से ले रही हूँ, पूछने तो दीजिए उनसे। वो रिटायर्ड एसीपी हैं, उनको बहुत ज्यादा पता होगा, उन्होंने अपना जीवन निकाला होगा इस पूरे कानून को लेकर, तो उनसे जवाब ले रही हूँ ना। मैंने कब बोल दिया ये सब तमाम चीजें? आप यहीं आ जाते हैं। फालतू की बात मत बोलो ना। जो तथ्यहीन बात आप कर रहे हो उसकी बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा सर। 1 मिनट रुकिए सुरेंद्र जी। राखी जी, हाँ देखो, हम ये है ना कानून जो बने हैं नए, इन पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये इसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी कांग्रेस का ये तो सभी को फायदा होगा, कोई अच्छा कानून बना है तो। इसमें है काले कानून वाली जैसी कोई बात नहीं है। मैंने वो कृषि कानून भी पढ़े थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, बट एक एजेंडा होता है, तो एजेंडा चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टी। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगी जो अभी ये बात उठकर आई है कि कोई रेपिस्ट है, यदि उसने यदि रेप किया है तो आप कह दो 200 महिलाओं से राखी बंधवा लो। मतलब ये कौन सा फैक्टर था? मुझे लगता है भी तो आप क्लियर बता पाएंगे सर। राखी बंधवाने वाला तो कौन सा कानून आ गया, मेरे को नॉलेज में है नहीं। प्रबल जी मिल गया जवाब, अब आप कह दीजिए कि वो भी गलत होंगे। कौन गलत है? ये भी एक आया है अभी, रिसेंट आया है, एक जजमेंट आया है रिसेंट। एक जजमेंट आया है कि एक नाबालिग को कहा गया है एक्सीडेंट करने के बाद कि एक्सीडेंट करके ऐसे लिख दो। सर एक्सीडेंट में और दुष्कर्म में अंतर होता है कि नहीं होता है? सुनिए, नहीं, दोनों में बोल रहा हूँ, दोनों में बोल रहा हूँ। और अभी सुनिए, मैं मुंबई में अभी मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक्सट्रीम जो एडवोकेट थे उन सब के साथ डिस्कशंस में ये सारे जिक्र आए। और मैं आरएसएस की विचारधारा सुरेंद्र जी, एक बात तो स्पष्ट हुई कि ये राखी बंधवाने वाला कानून तो चलिए ना, मैंने तो कभी नहीं सुना था सर। अब क्योंकि प्रबल जी ने सवाल उठाया कि आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, तो आपने उस पर मुहर लगाई कि ये है भी कि नहीं। जजमेंट आया है, ये जजमेंट आया है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। सुरेंद्र जी 1 मिनट रोकूंगी सर। बलराज जी मुझे सुन पा रहे हैं? बलराज जी, चलिए बलराज जी हमारे साथ नहीं जुड़े। हेमंत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी। हेमंत जी, मुझे लगता है आप भी क्योंकि अधिवक्ता हैं और बहुत बेहतर तरीके से ऐसे मामले आते होंगे, सुनते होंगे, हैंडल करते होंगे,
मुझे बता दीजिए कोई रिसेंटली ऐसा कोई जजमेंट आया है जिसमें तमाम बातें हों, तो प्लीज आप भी बता दीजिए। नहीं राखी जी, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई जजमेंट अभी रिसेंट मेरी नॉलेज में तो नहीं है, परंतु हाँ समय समय पर कई बार हाई कोर्ट्स के द्वारा कुछ अटपटे निर्णय दे दिए जाते हैं, जिसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संज्ञान लेकर उनको निरस्त कर देता है या उन निर्णयों को वापस लेकिन हेमंत जी, आपके अब तक के करियर में और अभी हाल ही में आपको लगता है कि किसी रेपिस्ट को सजा के तौर पर यह कह दिया जाए कि आप राखी बांध दीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को? नहीं, ऐसा कोड में कहीं पे जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन लॉ के अंदर नहीं है, और इस तरीके का कोई रिसेंट एग्जांपल या जजमेंट मेरी नजर में या मेरी इंफॉर्मेशन में नॉलेज में नहीं है। सर मुझे तो नहीं लगता कि जो भी कर रहा होगा ना, जो इस चीज को बना रहा होगा, वो ऐसा कोई लाकर देगा इस तरह की चीजें, और होनी भी नहीं चाहिए, और हो गया तो उसको कभी कोई लागू क्या, उसको कोई देश की जनता विरोध में आ जाएगी। मजाक हो रहा है क्या किसी के साथ? ठीक है सुरेंद्र जी, अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मैं दोबारा ये आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये कानून बहुत अच्छे बने हैं, इनमें कुछ कमी है तो चेंजेस बाद में किए जा सकते हैं। कई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट्स आते हैं, कुछ इनमें बाद में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। एज सच कोई मुझे ऐसा मेजर डिफेक्ट नहीं लग रहा, और ये पब्लिक को और नेशन को बहुत अच्छी तरह सर्व करेंगे। ये डिलेड हैं, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे चेंजेस। ये जैसे आप बता रहे थे अभी, अंग्रेजों के टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां अलग थी, अब इसमें टेररिज्म और राजद्रोह पहले भी था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप राजद्रोह करेंगे, टेररिज्म करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को मन मर्जी ना लें, मन मर्जी नहीं हो सकती फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसमें जो टेररिज्म का है, ऑर्गेनाइज क्राइम का पहले इंडियन पेनल IPC में कोई प्रोविजन ही नहीं था। मकोका वगैरह ये लेते हैं, फिर उस महाराष्ट्र का वो लॉ बना था, वहाँ के बॉम्बे डॉन्स वगैरह को देख दाख करके उन्होंने सबसे शायद पहले बनाया था उसको, और स्टेट इवन दिल्ली ने उसको अडॉप्ट कर रखा है, अडॉप्ट किया बाद में। अब IPC में बना दिया, ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा ऑर्गेनाइज क्राइम। और ऑर्गेनाइज क्राइम से आप जो पैसा अर्न करेंगे उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। आप क्यों रिच बने इलीगली? आप मेहनत करिए, कमाइए, अब बनिए रिच। तो और भी बहुत अच्छे इसमें प्रोविजंस हैं, सजा वजा का भी इसमें बहुत अच्छा करा है। कई जगह सजा इन्होंने बढ़ाई भी है और जुर्माना भी बढ़ाया है। छोटे छोटे जो कानून में है उसमें उन्होंने क्या है ये सामाजिक सेवा का भी वो रखा है। तो जेल भी अननेसेसरी क्यों भरी जाए छोटे छोटे में, जिसमें 3 महीने 6 महीने की सजा है, तो क्यों जेलों में डाला जाए उन लोगों को? देखिए महत्वपूर्ण तो ये होगा कि ठीक है आपने नंबर्स चेंज करे हैं, जो भी चीजें चेंज करी हैं, लेकिन न्याय की दृष्टि से, कहते हैं ना भारतीय न्याय संहिता अब ये होंगी वो धाराएं जो चेंज हुई हैं, तो न्याय की जहां तक बात है तो जल्द से जल्द जो केसेस आते हैं उस पर वर्कआउट किया जाए और बहुत ईमानदारी के साथ वर्कआउट किया जाए ताकि एक विश्वास भी बढ़ा हो। और कहते हैं ये बात बिल्कुल सच लगी मुझे कि कोई भी एक मामला है तो वो 7 साल 8 साल 10 साल तक चला ही चला जा रहा है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, उसको मानना चाहिए। अब ये है कि वो जिस जगह से इंप्लीमेंट होंगे वो जरूर होते जाए। राखी जी, आप कुछ भी करिए, बस जल्दी डिसाइड कर दीजिए। आप उसको बरी करें, एक्विट करें, सजा करें, जल्दी करें। ये टाइम लिमिट होनी चाहिए, 7 साल तक की सजाओं में थोड़ा जल्दी हो जाए, और नॉट मोर देन 2 इयर्स कोई केस चलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए सर, एग्री, इस चीज को मैं मानती हूं। और इस दृष्टि से यदि काम करने की जरूरत है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा बदलाव होगा। खैर समय की सीमा है, बहुत जल्दी से एक छोटे सवाल का जवाब हेमंत जी, उसके बाद में छोटी छोटी संक्षिप्त प्रतिक्रिया शुभेंदु जी और प्रबल जी की भी लूंगी। हेमंत जी मुझे ये बताइए, एक चीज और जो आज पढ़ी है जो बदलाव के रूप में दुष्कर्म को लेकर आई थी, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से हमें मालूम है पहले भी ये चीजें थी कि आप कह रहे हैं कि नाबालिग के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो मौत की सजा देते हैं आप, ठीक है, पॉस्को वगैरह तमाम चीजें हैं। लेकिन यदि नाबालिग नहीं है और तो भी दुष्कर्म है तो उसका क्राइटेरिया अलग क्यों? दुष्कर्म तो दुष्कर्म होता है ना सर, उसमें नाबालिग और उसका क्राइटेरिया क्या? हाँ, इस चीज को माना जा सकता है कि वो एक जांच का विषय है, लेकिन यदि दुष्कर्म ही हुआ है, कोई और फैक्टर्स नहीं है, तो फिर तो सजा मौत ही होनी चाहिए। इस चीज के लिए क्यों अलग अलग चीजों को डिफाइन किया गया है?
देखिए कोड के अंदर जो क्राइम की क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर एक क्राइम होता है और एक हीनियस क्राइम होता है। तो जब हीनियस क्राइम होता है, हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम एक समाज में निवास करते हैं और हम सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि समाज के दायरे में रहे, समाज के दायरे में रहकर कार्य करें। हम पशु नहीं है। हम यदि कोई पाशविक कृत्य करते हैं तो उस पाशविक कृत्य के लिए मृत्यु की सजा या कैपिटल पनिशमेंट जैसे प्रावधान होने चाहिए, बशर्ते कि अगर क्राइम की क्राइटेरिया हीनियस नहीं है, अगर वो पाशविक नहीं है, तो उसके अंदर केस के सर्कमस्टांसेस के बेसिस के ऊपर जो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है उस हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट मिलती है या ना मिलती है, वो डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुभेंदु जी, मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स इसके बीच में आए हैं। एक ही उम्मीद है सर कि बहुत जल्दी से तमाम चीजों को इंप्लीमेंट कराएं, कम से कम न्याय तो यदि जोड़ा गया है तो न्याय तो जल्दी मिल जाए। कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र जी? रागी जी, एक चीज मैं हाईलाइट बताना चाहता हूं। जल्दी से सर प्लीज। अपराध में किसी बालक को शामिल करने वाले को 3 से 10 साल तक की सजा की व्यवस्था की गई है। पहले क्या था, बच्चे जो जुवेनाइल होते थे उनको सजा कुछ होते थे, आप जेल भेज नहीं सकते, रिफॉर्मेटरी होम में आप भेजते हैं। तो लेकिन जो मेजर है, जो ये भी इसमें भी ऑर्गेनाइज रखते हैं बच्चों को, जैसे जेब कतरे हैं, बच्चों को रख लेंगे और किसी छोटी मोटी चोरी में रख लेते हैं और बहुत ऑफेंस करते हैं आजकल बच्चे। तो लेकिन जो उन बच्चों को ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी तो कैच करिए ना। तो उसको कैच करने के लिए इन्होंने उस आदमी के लिए 10 साल तक की सजा इसमें कर दी है। तो इन छोटी छोटी चीजों से, चेंजेस से बहुत फर्क पड़ेगा, समाज को फायदा होगा, बहुत अच्छे कानून बनेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि जो कानून का जो समय है, जो आप लोग कह रहे हैं कि बड़े केसेस में भी 2 साल के अंदर केसेस खत्म किए जाएं, इसमें सबका सहयोग चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी नहीं है यहाँ पे। कानून में कोई भी गड़बड़ कर सकता है, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या सामान्य व्यक्ति हो। इसमें ऐसी बातें करना मेरे को लगता है ठीक नहीं है। दूसरी चीज जो अभी कही, बहुत सारे जो जुलाइन केसेस में है उसको ऑपरेट करने वाले एडल्ट लोग हैं, पर बच्चे सामने करके वो बचना चाहते हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको भी जेल होना चाहिए 10 साल का, 2 साल से 10 साल का, डिपेंडिंग अपॉन द केस। वो भी कानून में इंक्लूड किया गया, अच्छी बात है। और इसको देखिए, कहीं कमी होगी तो ठीक भी करेंगे। ठीक है, प्रबल जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, इस कानून में जो भी प्रावधान आए हैं उसका उसी से इस्तेमाल किया जाएगा जैसे ईडी में विपक्षी दलों के ऊपर किया जाता था। ईडी केसेस अगर आप विपक्षी दल में हैं, ईडी के केसेस है, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके ऊपर ईडी केसेस समाप्त हो जाएंगे, जांच बंद हो जाएगी, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, जैसे अभी प्रफुल्ल पटेल के केस में हुआ। वैसे ही इसमें भी होगा कि पूरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ डिसेंट को, विरोध की जो भी आप लोकतंत्र के अंदर विरोध का आपको स्वर था वो सब दबा दिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह कानून 3 काले कानून है और यह तीनों काले कानून कल से 1 जुलाई 2024 भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा। जिस दिन भारत को पुलिस स्टेट बना दिया जाएगा, पुलिसिया राज बना दिया जाएगा, भारत में तानाशाही लागू हो जाएगा। चलिए, समय की सीमा है, अब जो होना था ये कानून वापस होगा। और ये कानून देखिए, कानून तो 3 काले कानून कृषि का भी आए थे, और जो लोग 3 काले कानून कृषि कानून का समर्थन करते हैं वह जनता विरोधी है, कृषि विरोधी है, किसान विरोधी है। ये समझ लीजिए, वो अडानी अंबानी के समर्थक है और नरेंद्र मोदी के समर्थक। ठीक है प्रबल जी, ये तो आने वाले समय की बात है, वापस होंगे नहीं होंगे, विरोध होगा तो कितना होगा, आप सब मजबूत विपक्ष हैं, वापस होंगे, इतना याद रखिए, ये कानून वापस होंगे। और सर फिर हम बैठेंगे उस चर्चा में यदि इस तरह की कोई चीजें आती है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, नए कानून नया अध्याय बहुत सारी चीजों की दृष्टि से अच्छा है। लेट लतीफी जो होती थी वो नहीं होगी, इसलिए धाराओं में भी कुछ नंबर्स चेंज किए गए हैं। हालांकि उसका बहुत प्रभाव नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना,
कोई नई चीज है, कोई नया बदलाव है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अब जब ये लागू होगा, चीजें सामने आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये वापस होगा। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये उसको लेकर विरोध करेंगे या वाकई इसको लेकर ऐसी चीजों को सामने लाया जाएगा कि विरोध हो, तो क्या ये वापस भी हो सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल सामने आया है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल तो कल से नया कानून, नया अध्याय हम सबके लिए लागू होगा और आगे इसको क्रियान्वित भी किया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।